हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन। जब लास्ट क्लास में हम मिले थे, हमने बात करी थी मौर्यन एम्पायर के बारे में। महाजनपद से स्टार्ट किया था हमने, और फिर हमने धीरे धीरे करके देखा था कि ये जो एम्पायर है ये कैसे बिल्ड हुआ। तो सबसे पहले हमने देखा महाजनपद की ओरिजिन कैसे होती है। तो मैंने बताया कि जैसे जैसे जो जब टेरिटोरियल एक्सपेंशन होगी तो जनपद क्या बन जाएंगे, महाजनपद। इसका रीज़न क्या होगा, क्योंकि वॉरफेयर एडवांस हो जाएगा, है ना। एग्रीकल्चर अच्छा होने लग जाएगा ड्यू टू व्हाट, आयरन की डिस्कवरी से, है ना। जैसे जैसे आयरन डिस्कवर होगा वॉरफेयर और अच्छा होने लग जाएगा, क्योंकि नए नए वेपनरी आने लग जाएंगी। इसके बाद हमने देखा कि महाजनपद 16 महाजनपद के बारे में बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, ये जैन टेक्स्ट में और अष्टाध्यायी में लिखा हुआ है। तो वैसे तो कई जगह 16 है, कई जगह 22 है, अलग अलग नंबर है, बट मेजरली हमें हर जगह 16 समझ में आया। तो हमने 16 किंगडम्स को यहाँ पे थोड़ा सा देखा, उनके बारे में ब्रीफ हिस्ट्री। इसके अलावा हमने ये देखा महाजनपद के फीचर क्या थे। तो मैंने बताया एक किंग था, उनके कुछ मिनिस्टर होते थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे है। उसके बाद एक कंट्री होगी जिसमें फोर्टिफाइड सिटी होगी और ट्रेजरी होगी, आर्मी होगी, कुछ फ्रेंड्स होंगे, कुछ फ्रेंडली नेशंस होंगे और कुछ दुश्मन नेशन होंगे। इसके बाद हमने देखा था कि महाजनपद, वैसे तो 16 जनपद महाजनपद की बात होती है, उसमें से सिर्फ एक महाजनपद जिसे मगध कहते हैं, वो क्यों फेमस हुआ? बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल एडवांटेज। रिवर्स थी उसके आसपास, फर्टाइल प्लेन्स थे, आयरन का डिपॉजिट था उसके पास, कॉपर ह्यूज था। इसकी वजह से जो उसकी वेपनरी होगी, जो वेपन्स वो बना के आएगा, वो बहुत एडवांस होंगे। इसके बाद अगर देखो, इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, क्योंकि ट्रेड रूट्स पता थे उसको, है ना। उसकी गंगा के ऊपर हेजेमनी थी। जब बिंबिसार अंग नाम के महाजनपद को कॉन्कर करेंगे तो चंपा पे भी वो राज करने लग जाएंगे, चंपा नदी भी उन्हीं के कंट्रोल में आ जाएगी। उसके अलावा आप देखो, इनके पास बेटर एग्रीकल्चर था, माइनिंग फैसिलिटी थी, और इसीलिए इनके पास बेटर आर्मी भी थी। इकोनॉमी अच्छी होगी तो आर्मी तो अच्छी होगी, और इसके साथ में पॉपुलेशन भी बहुत अच्छी थी, लार्ज पॉपुलेशन थी। उसके बाद आप सोसाइटल फैक्टर्स देखो तो अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर था। इसके अंदर कई सारे किंग ऐसे आए जो लो ओरिजिन के थे, ठीक है। ज़रूरी नहीं वो क्षत्रिय ओरिजिन या ब्राह्मण ओरिजिन के ही होंगे, लो ओरिजिन के भी थे। जैसे मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य मूरा नाम की एक फीमेल का बेटा था, विच वॉज नॉट फ्रॉम दी अपर वर्ण। उसके बाद सोसाइटी देखो तो दैट वाज नॉट डोमिनेटेड बाय अपर क्लास, और सोसाइटी क्योंकि लिबरल थी, टॉलरेंट थी, इसलिए सोसाइटी स्टेबल भी थी। इसके बाद पॉलिटिकल फैक्टर्स भी आए, क्योंकि रूलर्स बहुत अच्छे थे, पावरफुल थे, एम्बिशियस थे, एलिफेंट्स का यूज़ करना शुरू कर दिया था, एडवांस वेपनरी आ गई थी, लार्ज पॉपुलेशन थी, और इम्प्रेगनेबल रीजन था। मतलब दो तीन तरफ से नदियां हैं और एक तरफ से माउंटेन्स हैं, तो जो एनिमी यहाँ पे आएगा उसको काफ़ी सारे हर्डल्स को क्रॉस करना पड़ेगा। और इनके पास एक स्पेशल फीचर जो जनपद के बाद नहीं था, क्योंकि वैदिक एज में अगर आप देखोगे तो आर्मीज कैसी हुआ करती थी, स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, सारे के सारे विलेजेस ही लड़ने जाएंगे। पर जब महाजनपद आएंगे तो इनके पास स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी होगी। उसके बाद आप देखो तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि कौन कौन से किंगडम्स हुए। तो किंगडम के ऊपर हमने 4 किंगडम डिस्कस किए, हर्यंका डायनेस्टी, शिशुनाग, नंद और मौर्यन। जिसमें मैंने ये बताया कि मौर्यन में हमने लास्ट टाइम पे बस अशोक छोड़े थे, बाकी सबको डिस्कस किया था। हर्यंका डायनेस्टी में हमने ये 3 रूलर्स डिस्कस किए। एक थे बिंबिसार जो कि फाउंडर है इस डायनेस्टी के, ये कंटेम्प्रेरी रहे बुद्ध और महावीरा के, है ना। इनके ये वॉज द फर्स्ट किंग जिनके लिए कहा जाता है ही हैड अ स्टैंडिंग आर्मी। इसके बाद इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी करी और दूसरी तरह से भी अलायंस बनाने की कोशिश करी। तो मतलब वैसे तो ये लड़ाई करते थे, बट इनका जो मेन फोकस रहता था वो था डिप्लोमेसी के थ्रू। जैसे इन्होंने मैरी किया लिच्छवी प्रिंस को, तो वैशाली की प्रिंस थी, तो वैशाली की प्रिंसेस थी, तो इनका क्या होगा, मैट्रिमोनियल अलायंस हो जाएगा। अब वो एटलीस्ट इन पे हमला नहीं करेंगे। ऐसे ही अवंती के रूलर से इनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, तो इन्होंने वहाँ पे अपना एक फिजिशियन है जीवक, उसको भेज दिया उनको ट्रीट करने के लिए। इसके बाद आए अजात शत्रु। इनके बारे में मैंने बताया था, इनकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, ये एग्रेसिवली एक्सपैंड करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा वॉर लड़ते थे। इन्होंने अपने फादर को मार के ही ये गद्दी ली थी, ही बिकेम द किंग। इन्होंने वॉर्स लड़े, जैसे कोशाला के साथ, वैशाली के साथ, और एक नया वॉर इंजन कैटापुल्ट और चैरियट्स जो कि मास किलिंग के लिए यूज़ होता है वो यूज़ किया था। एंड ही बिकेम द फोर्टिफिकेशन ऑफ राजगृह, जो इनकी कैपिटल सिटी रही। उसके बाद उदयन तीसरे रूलर बनते हैं, ये भी अपने फादर को मार के ही रूलर बनेंगे। इसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी के में शिशुनाग वॉज द फाउंडर, इन्हीं के नाम से डायनेस्टी का नाम पड़ा। एंड इन्होंने शिफ्ट की कैपिटल
वैशाली। उसके बाद काल अशोक आए। काल अशोक वॉज द वन जिनके टाइम पे आपको सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती नजर आएगी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? अजातशत्रु के टाइम पे, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद बहुत सारे रूलर्स होंगे जो इम्पोर्टेंट नहीं है। सीधा हम आते हैं नंद डायनेस्टी पे। नंद डायनेस्टी में आए पद्मानंद, ही वॉज द फाउंडर। कहते हैं ही वॉज द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर बिल्डर ऑफ इंडिया। उसके बाद इनका ओरिजिन क्लियर नहीं है। कुछ कहते हैं कि मे बी ये बार्बर और कोटसन के बेटे रहे हैं, या फिर शिशुनाग जो किंग थे, शिशुनाग डायनेस्टी के जो लास्ट किंग थे, उन्होंने शूद्र वुमेन के साथ में भी रिलेशन रखा, तो ये उनके बेटे हैं। इसलिए अगर आप देखो इनके एम्पायर की एक्सटैंड कितना ज़्यादा है। नॉर्थ में कुरु है, साउथ में गोदावरी की वैली, मगध विच इज़ इन ईस्ट, एंड नॉर्थ में नर्मदा नदी है ना उस तरफ पे। तो इनका एक्सटेंड बहुत ज़्यादा रहा, इसीलिए इनको फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्पायर बिल्डर भी कहते हैं। इनका बेटा हुआ धनानंद, बट ही वॉज क्वाइट अनपॉपुलर ड्यू टू हिज टैक्स, ऑप्रेसिव टैक्स रिजीम्स एंड एंटी क्षत्रिय पॉलिसी। अच्छा, महापद्मानंद ने अपने आप को 2 टाइटल भी दिए, सर्व क्षत्रिय यंत्रक एंड एकारत। उसके बाद आप देखो धनानंद के टाइम पे ही अलेक्जेंडर का इन्वेजन होगा इंडिया में, बट धनानंद से उनका कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहेगा, ये चीज़ याद रखना। तो सबसे पहला अगर हम फॉरेन इन्वेजन की बात करें तो सबसे पहली फॉरेन इन्वेजन होती है ईरानियन डायनेस्टी से, जिसको हम पर्शियन डायनेस्टी भी कह सकते हैं या फिर आर्केमिनिड डायनेस्टी भी कहते हैं। तो इनके फाउंडर थे, इस डायनेस्टी के फाउंडर थे साइरस, जो कि इंडस नदी के वेस्ट रीजन में रहते थे, राज कर रहे थे, इन्वेड किया था उन्होंने उस रीजन पे। इनके एक सन थे डेरियस, जिन्होंने कॉन्कर करते करते पंजाब और सिंध वाला रीजन, जो कि अभी प्रेजेंट डे सिंध पाकिस्तान में है, उस रीजन को भी कॉन्कर कर लिया था। अच्छा, जब भी कोई फॉरेन इन्वेजन होता है, तो कल भी हमने बात करी थी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्वेजन ही हो रहा है, उसके साथ साथ बहुत सारी कल्चरल चीज़ें भी वो आती हैं, जैसे कि खरोष्टी स्क्रिप्ट आई विच इज़ रिटन इन राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन। उसके बाद पिलर की कंस्ट्रक्शन, जो मोनोलिथिक पिलर की कंस्ट्रक्शन है, जो अशोकन पिलर आप देखोगे, उन्होंने जो अशोकन पिलर है उसके जो आइडिया है वो यहीं से आया है। उसके बाद आप देखो इंडो ईरानियन ट्रेड रूट डेवलप हो गए, क्योंकि लोगों को पता चल गया अच्छा ये ट्रेड का एक रूट हो सकता है, तो वो ट्रेड का रूट खुल गया, तो अब इंडो ईरानियन ट्रेड फ्लरिश करने लगेगा। इसके अलावा एक और चीज़ बात करी थी जिसको बोला था हेलेनिस्टिक आर्ट फॉर्म डेवलप होने शुरू हो गए थे। उसके बाद आप देखोगे बहुत टाइम के बाद, ये वो टाइम है जब इंडिया में नंद डायनेस्टी का रूल था। 327-325 BC के करीब अलेक्जेंडर का इन्वेजन होगा। अलेक्जेंडर कौन था? तो ईरानियन जो डायनेस्टी थी ना, उसका जो लास्ट आर्केमिनिड एम्परर था डेरियस 3, उसको अलेक्जेंडर ने हराया था, और फिर हिंदू कुश माउंटेन को ट्रैवल करता हुआ वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एंटर किया था। तो जब नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एंटर किया, उस टाइम पे उनको अम्भी, जो कि तक्षशिला विच इज़ प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, उसके राजा से वो उनको हराया और वो एरिया को कैप्चर कर लिया। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो झेलम नदी के किनारे आए, जहाँ पे उन्होंने बैटल ऑफ हाइडास्पस लड़ी, जिसमें पोरस नाम के पंजाब एरिया के करीब पे ये रीजन पड़ता है। तो पोरस नाम के एक राजा थे जिनको अलेक्जेंडर ने हराया, बट पोरस की ब्रेवरी देख के उन्होंने उनको वो राज्य उनका वापस कर दिया। अलेक्जेंडर जो थे, उनकी आर्मी ने हाइफेसिस, जिनको वो ब्यास नदी कहते हैं, उसको क्रॉस करने से मना कर दिया था। मे बी क्योंकि वो ऑब्वियसली इतने टाइम से लड़ रहे थे, तो आर्मी उनकी थक गई थी। ऑल्सो वो जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वो कोल्डर रीजन था, जब वो इधर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे रीजन थोड़ा सा गर्म है, क्लाइमेट हॉट है, तो वो ट्रैवल नहीं कर पा रही थी उनकी आर्मी। उसके बाद आप देखो कि इनकी डेथ हो जाती है जब ये वापस जा रहे होते हैं, तो बेबीलोन नाम की एक जगह है, वहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि ये धनानंद से इनका कोई भी वॉर नहीं हुआ, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद हम देखेंगे कि मौर्यन एम्पायर का राइज क्यों हुआ। नंद वंश, जो नंद डायनेस्टी है, वो खत्म क्यों हुई। एक तो धनानंद वॉज क्वाइट अनपॉपुलर, ये हमने देख लिया है। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट से जब अलेक्जेंडर का अटैक हुआ और नंद डायनेस्टी उसके अंदर कुछ कर नहीं पाई या सेव नहीं कर पाई उस सॉइल को, तो फिर लोगों का जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं हिल जाएगा। इसके बाद आप देखोगे कुछ रीजन्स जो हैं आफ्टर अलेक्जेंडर की डेथ के बाद कुछ रीजन किसके कंट्रोल में आ जाएगी, सेल्यूकस निकेटर की, जो एक डायनेस्टी की फाउंडेशन रखेंगे, सेल्यूक्लिड डायनेस्टी। और जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये जो है सेल्यूकस निकेटर से लड़ाई करेंगे और जीत जाएंगे। और इनको किनकी हेल्प मिलेगी? चाणक्य की। हमें पता है चाणक्य ने एक बेहद इम्पॉर्टेंट ट्रीटाइज लिखा है विच इज़ अर्थशास्त्र के एक ऐसी बुक है जिसके अंदर आपको इकोनॉमी,
किसी भी स्टेट की इकोनॉमी, किसी भी स्टेट की पॉलिटी, किसी भी स्टेट की जुडिशरी किस तरह से रन करनी चाहिए, उस सब के बारे में लिखा हुआ है। तो इनफैक्ट कल्चर के बारे में, इनफैक्ट ट्रेड के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये एक इस तरह की बुक है। वो लिखी है, चाणक्य को कई जगह पे विष्णुगुप्त गुप्त और इंडियन मैकियावेली के नाम से भी जाना जाता है। ओके, एक सेकेंड। हाँ, तो चंद्रगुप्त आए और इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया, तो इसलिए ये ही बिकेम पॉपुलर। आप देखो कि किंग धनानंद चले जाएंगे, उसके बाद आपका मौर्यन एम्पायर आएगा। मौर्यन एम्पायर में सबसे पहले किंग होंगे चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार एंड अशोक। मैंने पहले भी बताया, बिंदुसार को बिंबिसार से कंफ्यूज ना कीजिएगा। बिंदुसार अलग है और बिंबिसार अलग है। वो हर्यंका डायनेस्टी के फाउंडर है बिंबिसार, एंड बिंदुसार ये एक मौर्यन डायनेस्टी के किंग है। ओके, मूविंग अहेड। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस भी कहा जाता है कई ग्रीक टेक्स्ट के हिसाब से। सेल्यूकस निकेटर से जब वॉर होगी तो चंद्रगुप्त मौर्य जब उनसे लड़ेंगे तो काबुल, कांधार और हेरात, ये जो कि अफगानिस्तान रीजन में पड़ते हैं, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान रीजन के पार्ट है, और बलूचिस्तान जो कि आज के पाकिस्तान रीजन का पार्ट है, इसको वापस से एक्वायर कर लेंगे। इसी टाइम पे सेल्यूकस निकेटर के ही जगह से आएंगे एक मेगास्थनीस नाम के एम्बेसडर, जो कि बुक लिखेंगे, बुक इंडिका। अगर आप इस बुक के बारे में बात करो, अगर मैं मेगास्थनीस के बारे में बात करना चाहूँ उनकी बुक के बारे में, तो इस तरह के जब फिलोसोफर्स, इस तरह के एम्बेसडर्स जब इंडिया में आते हैं और ये जब वापस जाते हैं, तो ये कुछ ना कुछ बुक्स ज़रूर लिखते हैं। तो जैसे इन्होंने अपनी बुक में इंडिका में क्या क्या लिखा, अगर मैं इनकी बुक इंडिका के बारे में बताऊँ तो इन्होंने लिखा कि सोसाइटी वॉज अनऑर्थोडॉक्स। सोसाइटी कैसी थी? अनऑर्थोडॉक्स थी। विमेन की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा, विमेन वर रिस्पेक्टफुल पोजीशन में विमेन थी। इसके अलावा और क्या कहते हैं, कोई भी स्लेवरी नहीं थी, नो स्लेवरी। और क्या कहते हैं, क्राइम जो था अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन बहुत, एक तो पहले बहुत कम था, और अगर था भी तो इट वॉज नॉट टॉलरेटेड, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाता था। इसके अलावा टैक्स इवेजन वॉज अ क्राइम, टैक्स इवेजन वॉज अ क्राइम। इनफैक्ट इसके लिए डेथ पेनल्टी तक दी जा रही थी, इसके लिए डेथ पेनल्टी तक दी जा रही थी। इसके बाद अगर आप देखो, ब्राह्मण्स और ओल्ड पीपल, इनसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जा रहा था। दे गेव नो टैक्सेस। आई गेस दैट्स इट। और तो कुछ अभी मेरे को ऐसे याद नहीं आ रहा, कुछ आएगा आगे तो हम ज़रूर बात करेंगे। विमेन के बारे में अगर मैं बताऊं तो रिस्पेक्टेड पोजीशन पे भी थी, और साथ में कई सारे हायर ऑफिसेस भी ये लोग हैंडल करी थी विमेन्स। ठीक है, तो सोसाइटी कितनी एडवांस थी, यू कैन जस्ट सी। ऐसा हो सकता है कि मेगास्थनीस की बुक इंडिका के ऊपर कुछ लिखने को आए, मे बी 100 वर्ड्स में, तो आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि यूपीएससी कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि पुरानी जो लिटरेचर है उससे हम इंडिया के जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में क्या सीख सकते हैं। तो दैट इज़ अनऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, कोई स्लेवरी नहीं, विमेन वर रिस्पेक्टेड और हायर ऑफिसेस को हैंडल कर रही थी, क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन वर नॉट टॉलरेटेड। उसके बाद टैक्स इवेजन वॉज अ क्राइम, एंड क्राइम इस एक्सटेंट का कि डेथ पेनल्टी भी दी जा रही थी। ब्राह्मण और ओल्ड एज पॉपुलेशन के लिए कोई टैक्स नहीं था, तो मतलब वेलफेयर मेजर्स उनके लिए चलाए जा रहे थे। मूविंग अहेड, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन चंद्रगुप्त मौर्य की थी। चंद्रगुप्त मौर्य पे वापस आ जाते हैं एक बारी। पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन थी, इन्होंने अपने एम्पायर को काफ़ी एक्सपैंड किया। उसके बाद आप देखोगे कि इन्होंने अपना जो पूरा किंगडम है वो अपने बेटे बिंदुसार को दिया, और खुद श्रवण बेलगोला में चले गए, जहाँ पे इन्होंने सांथारा जिसे जैन प्रैक्टिस उसको परफॉर्म किया। उसके बाद आप देखो बिंदुसार पे आओ। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। इनको अमृत घट या फिर अमित्रकोटस भी कहते हैं, क्योंकि ही वॉज द स्लेयर ऑफ द फोर्स, अपने दुश्मन को सीधा मार ही देते थे। इन्होंने अपने बेटे अशोक को, जो कि अब आगे आने वाले टाइम में राजा बनेंगे, गवर्नर अपॉइंट किया था उज्जैन का। अगर मैं आपको ये जो मौर्यन एम्पायर है इनके किंगडम के बारे में बात करना चाहूँ ना, तो एक एम्पायर होगा, जैसे अगर मान लो आज के टाइम पे की एक कंट्री, उसके अंदर कई सारे प्रदेश होंगे, उनके अंदर कई सारे प्रदेश होंगे, और इन प्रदेश को ये तो राज्य होगा, एम्पायर मतलब राज्य, ठीक है ना। और उसके अंदर कई सारे प्रदेश होंगे जिनको कौन हेड करेगा, गवर्नर। और गवर्नर को उस टाइम पे कहते थे राज्यपाल, जैसे आज भी यही कहेंगे, उनको क्या कहेंगे, राज्यपाल। ठीक है,
इन प्रदेश के अंदर कई सारी प्रदेशिका होंगी, कई सारी प्रदेशिका होंगी। तो इस तरह का इनका जो था डिवीजन था। और ऐसे ही आप देखोगे कि अशोक जो थे कहाँ के राज्यपाल थे, उज्जैन के। तो ऐसे कई सारे राज्य बनाए होंगे, ऐसे एक राज्य होगा उसमें कई सारे प्रदेश होंगे, तो उनमें से एक प्रदेश के राज्यपाल जो होंगे वो अशोक होंगे, एक प्रदेश के जो गवर्नर होंगे वो अशोक होंगे। ऐसे ही इनके कई बेटे होंगे और अलग अलग बेटों के पास अलग अलग प्रदेश होगा टू रन। अच्छा, इसके बाद आप देखो इनका जो एम्पायर था बिंदुसार के टाइम पे, मैसूर इज इन साउथ ऑफ कर्नाटक। मतलब आप ऐसा मान लो कि केरल से थोड़ा ही दूरी तक इनका राज्य जो था वहाँ तक टच कर गया था। ये चाहते थे इनके सबसे बड़े बेटे सन सुशीमा राज करे, बट ऐसा नहीं हुआ। ऑल्सो अगर मैं इनके रिलीजियस बिलीव्स के बारे में बात करूँ तो ही फॉलोड आजीविका सेक्ट मखाली घोष घोसाला विच इज हु वाज अ स्टूडेंट ऑफ महावीर, इन्होंने स्टार्ट किया। तो ही बिलीव्ड इन नियतिवाद, इनकी फिलॉसफी थी नियतिवाद की। नियतिवाद के हिसाब से सब कुछ नियति पे छोड़ दो, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं, कर्मा वर्मा कुछ नहीं होता, सब कुछ प्री डिसाइडेड है, सो यू नीड नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, तो इसको कहते हैं नियतिवाद। उसके बाद ये भी देखो तो एक अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली ये वैदिक फिलॉसफी को नहीं मानता है। कल भी मैंने डिस्कस किया था, अनऑर्थोडॉक्स मतलब वो जो वेदास को नहीं मानेंगे, और ऑर्थोडॉक्स वो जो कि वेदा को मानेंगे। आगे नेक्स्ट किंग आते हैं हमारे अशोक। तो अगर मैं अशोक के बारे में बात करूं तो अशोकन एडिक्ट्स किसने डिसाइफर करी थी? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर करी थी। अच्छा, एक चीज़ मैं पहले ही बताना चाहूँ कि एडिक्ट क्या वर्ड है। एडिक्ट क्या है? एडिक्ट होता है कि किसी राजा ने या किसी अथॉरिटेटिव इंसान ने कुछ ऑर्डर पास किए होंगे, ठीक है ना। हो सकता है अपना कोई ओपिनियन दिया हो या कुछ बात करनी चाहिए हो, तो वो क्या करेगा? एडिक्ट लिखेगा। तो अगर आप देखो तो ना कई सारे अशोका के द्वारा मेजर एडिक्ट्स है। तो व्हाट आर एडिक्ट्स? ऐसे एक पत्थर होगा, अगर मैं बोलूँ कि रॉक एडिक्ट है, तो वो क्या करेगा? एक पत्थर लेगा बड़ा सा, उसके ऊपर 1 2 3 4 ऐसे करते करते उसने 14 रॉक एडिक्ट्स लिखे हैं, मतलब 14 ऑर्डर्स पास किए हैं, ठीक है ना। तो व्हाट आर एडिक्ट्स? एडिक्ट्स आर बेसिकली द ऑर्डर्स जो कि अशोक जो है अपने लोगों से या फिर अपने बारे में अपने लोगों को बताने के लिए वहाँ पे लिखेगा, एंग्रेव करवाएगा। तो अगर ये रॉक पे एंग्रेव कराता है तो हम बोलते हैं रॉक एडिक्ट, ठीक है। अगर ये पिलर पे एंग्रेव करवाएगा तो हम बोलेंगे पिलर एडिक्ट। और ऐसे ही आप देखोगे रॉक एडिक्ट जो मेजर जगह पे जो हमें रॉक एडिक्ट मिले हैं वहाँ पे 14 रॉक एडिक्ट है, मतलब 14 ऑर्डर्स टाइप में पास्ड है। और अगर आप पिलर एडिक्ट देखोगे तो आप देखोगे कि 7 पिलर एडिक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 बातें लिखी है, तो दिस इज एडिक्ट, ठीक है। अभी कई बार आगे वर्ड आएगा एडिक्ट, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना कि एडिक्ट होता क्या है। तो एडिक्ट ऑर्डर्स ही है बेसिकली। उसके बाद आप देखो लिटरेरी एविडेंसेस, ये तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। और लिटरेरी हमें लिटरेचर के थ्रू कहाँ से पता चलता है? तो एक अशोक वंदन नाम की कोई रिटन बुक है विच इज़ इन संस्कृत, वहाँ से पता चलता है। इनका ही वॉज अ सन ऑफ बिंदुसार एंड सुभद्रंगी। ही वॉज बॉर्न इन 304 BC। इन्होंने अशोक जो थे इन्होंने अपने सारे भाइयों को मारा था। ही वॉज अ वेरी ट्रेन्ड मिलिट्री एंड ही नोज हाउ टू यूज़ द वेपनरी वेरी वेल। इनके बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल भी रहे हैं अनडाउटेडली। उसके बाद वॉर ऑफ सक्सेशन इन्होंने लड़ी थी, वो तो मैंने आपको बताया ही, सारे भाइयों को मारा इन्होंने। इनको क्योंकि इन्होंने इस तरह से अपने भाइयों को मारा और ये बहुत ही टॉर्चर भी करते थे, मतलब इनकी प्रिजन जो थी वो टॉर्चर चैम्बर की तरह थी, इसलिए इनको चंड अशोक भी कहते थे, मतलब क्रूअल अशोक, ठीक है ना। तो इसलिए इनका नाम इनिशियल में आप देखोगे क्रूअल अशोक भी होगा, क्योंकि इनकी एक पॉलिसी थी बेरी घोष की। बेरी घोष का मतलब क्या है? सीधा मार दो। क्या पॉलिसी थी इनकी? बेरी घोष की। बेरी घोष का मतलब है सीधा मार दो। 8th और 9th ईयर में जब ये किंग बनेंगे, कोरोनेशन के बाद जब ये किंग बनेंगे, उसके 8th और 9th ईयर में आप देखोगे एक वॉर होगा कलिंग का, विच इज इन प्रेजेंट डे ओडिशा। एक सेकेंड, विच इज़ इन प्रेजेंट डे ओडिशा। तो जब ये वहाँ पे वॉर लड़ेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि इन्होंने देखा 1 लाख से ज़्यादा डेथ, ठीक है, और कई सारे बहुत सारी माइग्रेशन, बहुत सारी सफरिंग्स ये जब देखेंगे, तो ये अपनी जो बेरी घोष की पॉलिसी है उसको किस में बदल देंगे? धम्म घोष में। आगे हम एक बार देखते हैं बेरी घोष की पॉलिसी को किस में चेंज कर देंगे। एक सेकेंड बस, एक सेकेंड।
हाँ आई गेस कुछ गड़बड़ है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही देख लेते हैं। तो बेरी घोष की जो ये बेरी घोष की प्रॉपर्टी जो पॉलिसी है, जो बेरी घोष की सीधा मार दो काट दो, इसको किस में बदल देंगे? धम्म घोष में। ठीक है, ये चाहेंगे कि अब वॉर नहीं होना चाहिए, लोगों के दिलों को जीतो ना कि वॉर से जीतो। कैसे मतलब यू हैव टू विन हार्ट, दिलों को जीतना है ना कि वॉर को जीतना है। तो इन 13th ईयर ऑफ तो 8th और 9th ईयर में ये वॉर लड़ेंगे और उसके बाद ये अपनी बेरी घोष की पॉलिसी को वापस ले लेंगे, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को कम कर देंगे। 13th ईयर में जब आप देखोगे इनका जब कोरोनेशन का 13th ईयर होता है, राजा बने हुए इनको 13 साल हो जाते हैं, तो ये एक धम्म महात्मा अपॉइंट करेंगे। तो धम्म महात्मा अशोका की जो धम्म है उसको स्प्रेड करने के लिए होगा। तो व्हाट इज अशोका का धम्म? क्या ये कोई रिलीजन है? तो नहीं, ये वे ऑफ लाइफ है। कि अशोक क्या चाहते थे कि उनके जो सब्जेक्ट है, उनके जो नीचे जिन पे वो राज करते हैं वो किस तरह से रहे। तो अशोक ने आपको बोला कि मैं एक पैटर्नल किंग हूँ, मैं आपके फादर फिगर जैसा हूँ और आप मेरे बच्चों जैसे हो। अपने जितने भी नीचे लोग थे जिन पे वो राज्य कर रहा था उनको उन्होंने अपने चिल्ड्रन जैसा माना। उसके बाद वो ये कहते हैं अपने धर्म के हिसाब से कि कि सभी को अपने पेरेंट्स टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है, नॉन वायलेंस अहिंसा को फॉलो करना है, ट्रूथफुलनेस रहना है, सच्चाई का पालन करना है। एनिमल स्लॉटर को भी अवॉइड करने के लिए कहा। ठीक है, सैक्रिफाइसेस को अवॉइड करने के लिए कहा। एनिमल्स हो चाहे सर्वेंट्स हो या फिर प्रिजनर्स हो, इनको ह्यूमन ट्रीटमेंट देने की बात की। ह्यूमन ट्रीटमेंट मतलब इनके साथ कुछ बुरा बर्ताव ना करें। और टॉलरेंस, रिलीजियस टॉलरेंस की बात करी। ठीक है, तो आप देखोगे दिस इज अशोक का धम्म। तो अशोक का जो धर्म है ये कोई सेपरेट रिलीजन नहीं है, प्लीज इस चीज को ध्यान रखना। दिस इज नॉट अ सेपरेट रिलीजन, दिस इज जस्ट अ सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, कि मतलब सोसाइटी को कैसे चलाना है, दिस इज दैट थिंग। अच्छा, इसके बाद आप देखो कि इन्होंने अपने सन महिंद और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। किस चीज़ के लिए? बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए। ठीक है ना, तो बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में बहुत ज़्यादा हाथ है अशोका का, क्योंकि इन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बाहर भेजा था अपने ही बच्चों को टू स्प्रेड दिस रिलीजन दैट इज बुद्धिज्म। इसके बाद अगर देखो कि अशोका का जो पीरियड है, मॉडर्न पीरियड में अगर मैं बोलूँ तो एक्सपेंशन कहाँ तक हुआ था, तो ये आप देख रहे हो डार्क येलो कलर से, ये था आपको चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। जब बिंदुसार आएंगे तो यहाँ मैसूर रीजन तक, स्वर्णगिरी मैसूर ये इस रीजन तक कर लेंगे। और जब अशोक आएंगे तो वो कलिंगा, ये जो बचा हुआ हिस्सा था, इसको भी ले लेंगे। तो ये जो कलिंग का वॉर था, जो 8th और 9th ईयर ऑफ हिज कॉरोनेशन ही हुआ था, जब वो किंग बने थे 8th और 9th ईयर ऑफ उस टाइम पे हुआ था। इसके बाद ही वो अपनी पॉलिसी को बंद कर देंगे। ये जो बेरी घोष की पॉलिसी थी, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, इसको बंद कर देंगे। तो अगर आप देखो अशोक के टाइम पे सबसे ज़्यादा एरिया जो था वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का किसी भी इंडियन किंग के पास था। ठीक है, तो अशोक के पास पे क्या नहीं था? तो एक केरल वाला रीजन नहीं था, एक तमिलनाडु वाला रीजन नहीं था, और मॉडर्न डे ये जो श्रीलंका है ये भी नहीं था। बाकी सब अशोक के अंडर था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो। उसके बाद अगर आप देखो तो जैसे मैंने बताया महाजनपद के बारे में, स्पेशली अशोक के बारे में अगर सबसे ज़्यादा पता चलता है तो एडिक्ट से पता चलता है। मैंने बताया कुछ मेजर रॉक एडिक्ट्स है, कुछ माइनर रॉक एडिक्ट्स है, कुछ पिलर एडिक्ट्स है, कुछ केव एडिक्ट्स है। तो मेजर रॉक एडिक्ट जो है मतलब पत्थरों पे लिखे हुए कितने ऑर्डर्स हैं? 14 ऑर्डर्स हैं। कुछ इस तरह से पत्थर पे देख रहे हो आप लिखे होते, तो ये इनको टोटल काउंट किया है तो दीज आर 14 एडिक्ट्स। ऐसे ही पिलर पे जब लिखते हैं तो ये 7 एडिक्ट लिखे हुए थे, माइनर एडिक्ट्स भी हैं और कुछ केव एडिक्ट्स भी हैं, कुछ केव्स में भी लिखे हुए हैं। मूविंग अहेड, मेजर एडिक्ट्स में ये लिखते क्या थे? मतलब मैंने बताया ना 1 to 14 ऑर्डर्स कुछ लिखते थे। तो ऑर्डर में लिखते क्या थे? सबसे पहले ऑर्डर में इन्होंने कहीं लिखा है कि एनिमल सैक्रिफाइस ना करें। उसके बाद इन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट, वेल्स के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद इन्होंने ये लिखा है कि जेनरोसिटी दिखाओ ब्राह्मण्स के लिए, और फिक्सिंग ऑफ टेन्योर ऑफ ऑफिशियल्स फॉर 5 years। तो मतलब इनके ऑफिशियल्स की जो टेन्योर था वो क्या था? 5 साल। ठीक है, उसके बाद धम्म ओवर भेरी घोष, ये वॉर के बाद, कलिंग वॉर के बाद वो ये चीज़ को लिखवाएंगे कि ही यूज द पॉलिसी ऑफ धम्म घोष इंस्टेड ऑफ भेरी घोष। उसके बाद आप देखो धम्म महात्मास, जो ये धम्म महात्मास रखेंगे ताकि इनका जो धम्म है वो आगे
आगे प्रोपोगेट कर पाए, ठीक है। उसके बाद वेलफेयर ऑफ पीपल, टॉलरेंस इन सोसाइटी। उसके बाद अब ये क्योंकि ये बुद्धिज्म को फॉलो करने लग गए थे लेटर इन हिज लाइफ, तो पहले शायद से शैविज्म को फॉलो कर रहे थे, उसके बाद बुद्धिज्म को जब फॉलो करने लगेंगे तो उसके बारे में भी लिखेंगे कि ही विजिटेड बोध गया, ठीक है। और मॉरल कंडक्ट के बारे में बात करिए तो आप देख सकते हैं इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें अपने लोगों तक बताने की कोशिश करी है, और साथ ही में इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें अपने लोगों को बताने की कोशिश करी है, और साथ ही में इन्होंने ये भी ट्राई किया है कि जो चीज़ें वॉर इन्होंने लड़े हैं उनके बारे में भी इस पे लिखते, जैसे इन्होंने कलिंग वॉर लड़ा था तो 13th एडिक्ट में आपको ये दिखेगा। अच्छा, अगर मैं बोलूँ ना इनके ये देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है मेजर रॉक एडिक्ट कहाँ कहाँ पे थे, तो जैसे शाहबर्गी, कांधार, और इधर जाओ तो धौली, जौगढ़, और इधर यारागुड़ी, इधर सुपारा, सन्नती, गिरनार, तो इन सब एरियाज में आप देखोगे इनके मेजर रॉक एडिक्ट है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहीं पे बताना चाहूँ तो इनका जो 13th रॉक एडिक्ट है ना, जिसके अंदर इन्होंने लिखा था कलिंग वॉर के बारे में, उस वॉर के बारे में ये जो उड़ीसा में जो एडिक्ट्स होंगे ना, जो उड़ीसा में जो रॉक एडिक्ट होंगे, इसमें वो नहीं लिखवाएंगे। अच्छा, इनकी जो लिखावट थी, जो मतलब इस पे लिख रहे थे, वो कौन सी लैंग्वेज में था, तो लैंग्वेज ये 3 तरह की यूज़ कर रहे थे, प्राकृत, ग्रीक और अरामिक, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, प्राकृत, ग्रीक और अरामिक। अच्छा, ये जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली ना जहाँ पे वो एडिक्ट को बनवा रहे हैं, जहाँ पे वो रॉक खड़ा होने वाला है, उस हिसाब से डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर वो ग्रीक लिखवा देंगे इस एरिया में तो कुछ फ़ायदा है नहीं, किसी को समझ में ही नहीं आएगी। तो जब वो इस एरिया में कुछ भी रिटन लिटरेरी एविडेंस कुछ छोड़ेंगे तो क्या छोड़ेंगे, प्राकृत में, क्या छोड़ेंगे, प्राकृत में, ठीक है, ताकि लोगों को समझ में आए। अच्छा, यही जब आप मनसेरा या शाहबर्जी में छोड़ेंगे तो किस तरह के कौन सी लैंग्वेज में लिखेंगे, इन दोनों एरियाज में जब लिखेंगे तो कौन सी स्क्रिप्ट कौन सी यूज़ करेंगे। पहले तो लैंग्वेज तो चलो ठीक है, ग्रीक या अरामिक लिखेंगे क्योंकि इस एरिया में है, पर वो स्क्रिप्ट कौन सी यूज़ करेंगे, तो खरोष्टी। याद है हमने बात करी थी कि जब ईरानियन इन्वेजन होगा तो इस रीजन में स्पेसिफिकली कौन सी स्क्रिप्ट आ जाएगी, खरोष्टी, जो कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, तो आप ये चीज़ इनके केव्स और पिलर्स में भी समझ में आता है। अच्छा, उसके बाद इनकी स्क्रिप्ट मतलब लिखने का तरीका, जैसे हम ना आजकल लिखते हैं हिंदी लिखते हैं हम देवनागरी स्क्रिप्ट में, लिखते हैं ना देवनागरी स्क्रिप्ट में, कैसे, लेफ्ट टू राइट कुछ इस तरह से ऊपर लिखते हैं और ऊपर लाइन लगाते जाते हैं। तो ये लिखने का तरीका है विच इज़ देवनागरी स्क्रिप्ट। ऐसे ही इंग्लिश लिखते हैं तो हम कौन सी स्क्रिप्ट में लिखते हैं, रोमन स्क्रिप्ट में, ठीक है। वैसे ही जब हम प्राकृत लिखेंगे तो हम किस स्क्रिप्ट में लिखेंगे, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। किस स्क्रिप्ट में लिखेंगे, ब्राह्मी। सिमिलरली ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरामिक क्या है, ये स्क्रिप्ट है। और स्क्रिप्ट कौन से, सॉरी, ब्राह्मी और खरोष्टी, और लैंग्वेज कौन सी है, प्राकृत, ग्रीक और अरामिक, ठीक है। इसके बाद अशोक, ये कैसे पता चला कि ये जो स्क्रिप्ट है ये अशोक ने लिखी है, कैसे पता चला ये जो स्क्रिप्ट्स हैं या फिर ये जो एडिक्ट्स हैं ये अशोक के हैं, तो मस्की, ब्रह्मगिरी, नेतूर और गुजरा, ये आपके कुछ माइनर एडिक्ट्स हैं जिनके ऊपर अशोक का नाम नीचे लिखा हुआ है। जैसे लिखते नहीं है, कोई भी चीज़ लिखते हैं उसके बाद नीचे से डैश लगा के नाम लिखते हैं, तो अशोक का नाम वहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, कई जगह पे आप देखोगे कि ना, जैसे लुम्बिनी में, रामपुरवा, दिल्ली टोपरा, इलाहाबाद, ये कुछ एरियाज हैं यहाँ पे मेजर कुछ रॉक एडिक्ट्स हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि जो नीचे जो राइटर है उसने अपना नाम कुछ इस तरह से लिखा है। तो जब जेम्स प्रिंसेप ने इसको डिसाइफर किया तो बोला ये लिखा हुआ है देवनम प्रिय पियदासी, मतलब अशोक ने अपने आप को देवों का प्रिय और सबको प्यार करने वाला, देवों का प्रिय, देवन प्रिय और प्रियदासी, सबको प्यार करने वाला, अशोक ने अपने आप को ऐसे कह के डिनोट कराया। तो कैसे पता चला कि अशोक का, ये एक्चुअली कुछ एडिक्ट्स जो कि माइनर रॉक एडिक्ट में लिखे थे, कुछ एडिक्ट्स जो कि माइनर रॉक एडिक्ट में लिखे थे वो सिमिलर थे जो कि इन रॉक एडिक्ट्स में भी लिखे थे। तो इसका मतलब ये है कि वो ऑर्डर अशोका ने ही पास किए थे, और मस्की, ब्रह्मगिरी, नेतूर और गुजरा में उन्होंने अपना नाम लिखा। और जब इन रॉक एडिक्ट्स पे देखोगे तो वो अपने आप को कैसे डिनोट करेंगे, देवों में प्रिय सबको प्यार करने वाले अशोक, ठीक है, देवनम प्रिय पियदासी। आप देख सकते हो ना, सब पे एक जैसा लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ से जेम्स प्रिंसेप ने ही इसको डिसाइफर किया था। इसके बाद हम बात करते हैं मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चंस आ सकते हैं मेंस में लिखने के लिए, तो प्लीज़ इस पर थोड़ा ध्यान रखना कि, और ये भी देखना कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इवॉल्व होगी। अभी हम मॉडर्न पे है, आगे हम देखेंगे जब पोस्ट मॉडर्न पीरियड आएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चेंज होती है और इसका सिस्टम कैसे चेंज होता है। और ऑल्सो
जो मॉरन है ये आपके नॉर्थ में है। इसी के बाद आप देखोगे कि साउथ में एक अलग तरीके की किंगडम आने शुरू हो जाएंगे, जैसे चोल, पांडे। तो उस टाइम पे आप ये देखना कि इनसे और उनका क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंस है, एक बार इसको देखते चलना, ठीक है। हालांकि हम जब वो पढ़ेंगे तो हम जरूर इसको डिस्कस करेंगे, कंपेयर करेंगे। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू करते हैं, देखते हैं। तो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन जो आप देखोगे वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होगी, हिरार्किकल होगी, सेंट्रलाइज होगी, जैसे आज की ब्यूरोक्रेसी है बिल्कुल उसी तरह से। पर जो किंग होगा वो एब्सोल्यूट मोनार्क होगा। रीजन भी, कोई चेक्स एंड बैलेंसेस का कोई सिस्टम नहीं है, पावर को कोई चेक नहीं करने वाला, मतलब कोई जुडिशरी नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट जैसे आज की प्रेजेंट डे सुप्रीम कोर्ट, ऐसा कुछ नहीं है। तो किंग का जो ऑर्डर होगा वही फाइनल होगा, तो इसलिए क्या होगी, एब्सोल्यूट मोनार्की। अच्छा, एक चीज और, जरूरी नहीं है एब्सोल्यूट मोनार्की है तो मोनार्क जो है वो बेकार ही होगा। देखो अशोक वॉज नॉट दैट बेकार, है ना। अशोक के बारे में तो अच्छा ही सुना है। ही वॉज वेरी बेनिवलेंट, फादर लाइक फिगर। Initial years में he was following very घोष की policy, but later he converted himself to Buddhist, converted himself to Buddhism, और फिर उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा लिबरल हो जाएंगे, है ना, धम्म घोष की पॉलिसी को अपनाएंगे। इसके बाद आप देखो जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें जो पैसा, फाइनेंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। तो उसके अंदर जो टैक्स होगा वो उसका कलेक्शन किया जाएगा। तो टैक्स मेजरली जो प्राइमरी सोर्स होगा वो होगा लैंड का रेवेन्यू। सबसे ज़्यादा लैंड रेवेन्यू से ही पैसा आएगा। एक चीज़ यहाँ पे ये नोट करने वाली है, इससे पहले जब आप वैदिक एज में पढ़े थे तो पेस्टोरल प्लस एग्रीकल्चर दोनों ही कर रहे थे। बट यहाँ पे जब आप देखोगे ना, मॉडर्न एम्पायर आते आते तक जो प्राइमरी इंडियन जो सोसाइटी है वो एग्रेरियन हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, एग्रेरियन। मेजर इकोनॉमी का जो पोर्शन है वो अब एग्रेरियन हो जाएगा, एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, एग्रेरियन। इसके अलावा सिर्फ लैंड रेवेन्यू से ही नहीं, ट्रेड से भी टैक्स कलेक्ट किया जा रहा था। फॉरेस्ट टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, टैक्स ऑन इंटॉक्सिकेंट्स, वो ड्रिंक्स एंड ऑल, एल्कोहलिक ड्रिंक्स, बेवरेजेस, उन सब पे टैक्स लग रहा था। माइनिंग पे टैक्स था, इरिगेशन पे टैक्स था। तो आप समझ सकते हैं कितने सारे टैक्स वो लोग लगा रहे थे। अच्छा, इन टैक्स के बारे में आपको पता कैसे चलता है, तो वो है अर्थशास्त्र से, ठीक है। इसके बाद किंग वॉज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको कहते हैं मंत्री परिषद, ठीक है। मंत्री परिषद को एक जो हेड करता है वो है अध्यक्ष, ठीक है, जैसे आज के प्राइम मिनिस्टर। तीर्थ कौन थे, तो तीर्थ वर दी हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो तीर्थ कौन थे, हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे उनमें हाईएस्ट कैटेगरी। अच्छा, तीर्थ के जस्ट नीचे कौन आएंगे, अध्यक्षास, ठीक है। तो देवर 18 तीर्थ एंड 20 अध्यक्षास। तो अध्यक्ष जो होंगे वो बेसिकली इकोनॉमिक और मिलिट्री फंक्शंस को हैंडल करेंगे। जब आप अर्थशास्त्र को देखेंगे तो वहाँ सप्तंग की बात करी गई है। किसकी बात करी है, सप्तंग की। इन सप्तंग में मतलब 7 अंग है। कितने अंग है, 7 अंग। तो जो पहला अंग है वो है स्वामी। स्वामी मतलब किंग, स्वामी इज किंग। उसके बाद है अमात्य। किसी भी किंगडम के 7 अंग, पहला स्वामी, स्वामी के बाद अमात्य, अमात्य इज किंग, सॉरी अमात्य इज मिनिस्टर। स्वामी इज किंग, अमात्य इज मिनिस्टर। उसके बाद दुर्ग, दुर्ग क्या है, टाउन या फिर फोर्ट, है ना। उसके बाद है कोश, कोश मतलब ट्रेजरी। उसके बाद है बाला, बाला मतलब आर्मी। उसके बाद मित्र, मित्र मतलब फ्रेंड। उसके बाद शत्रु, शत्रु मतलब एनिमी। तो आप देख सकते हो ये किसी भी किंगडम के 7 अंग हैं, ठीक है। इसके बारे में अर्थशास्त्र से ही पता चलता है। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में और अगर आगे बताऊं तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे, उसमें से कुछ मैंने डिपार्टमेंट यहाँ लिखे हैं। बेसिकली अध्यक्ष है, जैसे सन्निधाता, दिस इज रॉयल ट्रेजरी, ही विल बी द हेड ऑफ रॉयल ट्रेजरी। अकाराध्यक्ष, माइन का सुपरिटेंडेंट, तो ये देखेगा कि जो माइंस, जो मिनरल्स निकल के आ रहे हैं, जो मेटल निकल के आ रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के है कि नहीं, माइंस को सही से हैंडल किया जा रहा है कि नहीं, माइंस के टैक्स यही कलेक्ट करेगा। उसके बाद है स्वर्णाध्यक्ष, जो कि गोल्ड का सुपरिटेंडेंट होगा। पाण्याध्यक्ष, जो कि कॉमर्स को देखेगा, ट्रेड कॉमर्स को देखेगा। कुप्याध्यक्ष, जो कि फॉरेस्ट के ऑफिसर होंगे। लवणाध्यक्ष, लवन क्या होता है, सॉल्ट, तो सॉल्ट के डिपार्टमेंट होंगे। सीताध्यक्ष, सीता किससे रिलेटेड है, सॉइल से रिलेटेड है, तो सीताध्यक्ष एग्रीकल्चर का को हेड करेंगे। विलेज की जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक बहुत बड़ा एम्पायर होगा जिसे राज्य बोलेंगे, उसके अंदर
अलग अलग प्रदेश होंगे और इन प्रदेशों में अलग अलग प्रदेशिका होंगी, इन प्रदेशों में अलग अलग प्रदेशिका होंगी और इन प्रदेशिकाओं में के अंदर भी बहुत सारे ग्राम होंगे। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो एडमिनिस्ट्रेशन की है वो क्या होंगे, ग्रामिका। जैसे आजकल भी है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन की है वो अर्बन सेंटर्स में देखो तो म्यूनिसिपल बॉडी है, और अगर आप रूरल सेंटर में देखो तो वहाँ ग्राम पंचायत है। तो सिमिलर वे में वहाँ पे भी इसी तरह का चीज़ होगी। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन भी थी। मेगास्थनीज ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा है कि पाटलिपुत्र वॉज कंट्रोल्ड बाय अ म्यूनिसिपल कमीशन जिसके अंदर 30 मेंबर्स थी। ठीक है, कंट्रोल ये जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है इसका क्या कंट्रोल होगा, तो ये सिटी के अफेयर्स को कंट्रोल करेगी। वही अर्बन सिटीज में म्यूनिसिपल और रूरल सिटीज में विलेज, रूरल्स में विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। तो अर्बन सिटी में ये क्या कंट्रोल करेंगे, मार्केट को, टेम्पल्स को, हार्बर्स को, पब्लिक वर्क्स को। ठीक है, इसके बाद कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना होगा तो उसमें भी ये लोग हेल्प करेंगे। अच्छा, जब मैं अशोक की बात करती हूँ ना, तो अशोक का जो राज्य था वो, जैसे मैंने ये बताया कि एक ये राज्य होगा, उसके अंदर कई प्रदेश होंगे और प्रदेश के अंदर कई सारी प्रदेशिका होंगी। ठीक है, तो कुछ प्रदेश जो थे उनका जो हेड क्वार्टर्स होंगे, कुछ प्रोविंसेस, प्रदेश, उनके जो हेड क्वार्टर्स होंगे अशोक के टाइम पे, बेसिकली हम बात करें तो अशोक के टाइम पे आप देखोगे एक जो हेड क्वार्टर होगा वो होगा तक्षशिला। ये कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट में, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। ठीक है, एक होगा स्वर्णगिरी में, एक होगा स्वर्णगिरी में जो कि साउथ कर्नाटक में है। ठीक है ना, कहाँ है, कर्नाटक में। इसके बाद एक होगा उज्जैन में, उज्जैन वेस्ट में पड़ जाएगा। एक जो सेंटर होगा वो होगा तोसाली में, तोसाली इज इन ईस्ट, आज की मैं बोलूँ तो ओडिशा में। ठीक है, और एक होगा पाटलिपुत्र में, मतलब ये कुछ सेंटर बनेगा और ये जो है अशोकन एम्पायर की कैपिटल भी होगी पाटलिपुत्र। तो आप देख सकते हो कि अशोका ने एक सब बॉडी बना रखी थी क्योंकि इतने बड़े रीजन को गवर्न करना बहुत मुश्किल था। तो उसने रीजन को के अंदर सब डिवीजन करके हर एक प्रोविंस पे एक हेड, एक रॉयल फैमिली से ही आता हुआ एक हेड बैठा दिया था। नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान रीजन में तक्षशिला, साउथ में स्वर्णगिरी विच इज प्रेजेंट डे कर्नाटक, उज्जैन में वेस्ट साइड में उज्जैन, और ईस्ट साइड में ओडिशा में तोसाली नाम की एक जगह थी वहाँ पे, और पाटलिपुत्र ऑब्वियसली सेंटर में जहाँ पे ये खुद भी बैठता था। उसके बाद आप देखो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में जुडिशियल सिस्टम के बारे में, तो जुडिशियल टाइम पे वहाँ पे दो तरह की कोर्ट्स थी, एक था दीवानी, एक था फौजदारी। तो दीवानी कोर्ट्स को कौन हेड कर रहा था, धर्मस्थ्यायी, और फौजदारी को कंठक शोधन। ठीक है, तो जो दीवानी कोर्ट सिविल मैटर्स को हेड कर रही थी और फौजदारी क्रिमिनल मैटर्स को। प्लीज ये याद रखना, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो नाम है, इनको याद रखना। ऐसा पूछा जा सकता है कि कंटक शोधन इज रिलेटेड टू व्हाट, और नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे कि एलिफेंट का जो एलिफेंट का मालिक है, या फिर चैरियटर, या फिर क्रिमिनल कोर्ट्स का हेड, इस तरह से। ठीक है, तो प्लीज ये वर्ड्स याद रखना, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ये ऐसे ही वर्ड्स पूछती है। इसके बाद एस्पाइनेज मतलब वो करते हैं ना स्पाई, वो स्पाई सिस्टम भी यहाँ पे होगा। और कौटिल्य ने स्पाई सिस्टम बहुत एम्फेसिस दिया है क्योंकि ये स्पाई सिस्टम कौटिल्य के हिसाब से उसकी किसी भी किंगडम की प्रोग्रेस, एफिशिएंसी और स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई छुप के ये देखे कि राज्य में चल क्या रहा है, क्योंकि मान लो कि जैसे आज ही के टाइम पे देख लो, पीएम मोदी को कहीं पे जाना होता है तो वो सड़क कैसे एकदम साफ सुथरी कर देते हैं ना, पता ही नहीं चलेगा अरे वहाँ पे दो दिन पहले ही कोई गड्ढे थे। अब पीएम मोदी जब खुद जाएंगे तो ऑब्वियसली सारी सड़कें तो साफ ही मिलेंगी ना, पर वो तो लोगों को पता है कि बाद में वो सड़क साफ थी भी कि नहीं, कितने सारे गड्ढे थे, है ना। इनफैक्ट आयरनी देखो, जिस सड़क पे पीएम मोदी जा रहे होंगे वो साफ होगी और उसी के डिवाइडर के इस तरफ वाली रोड हो सकता है उस पर गड्ढे हो, है ना। तो इसीलिए किंग खुद जाएगा या फिर कोई मिनिस्टर खुद जाएगा तो मे बी उसको सच्चाई का पता ना चले, इसीलिए स्पाई सिस्टम वो बहुत स्ट्रांग था। ऑल्सो स्पाई तो आजकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, रॉ के एजेंट्स इधर उधर भेजते हैं ताकि पता चल सके कि कोई मतलब कोई छुप के कोई गलत काम तो नहीं करने की कोशिश कर रहा नेशन की सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी को हर्ट करने के लिए, है ना। तो 2 तरह के स्पाइस की बात की है, एक है संस्था और एक है संचार। तो संस्था जो स्पाई सिस्टम है ये एक ही जगह पे काम करेगा और वहाँ मतलब वहीं बैठेगा और देगा। जो संचार होगा ये वॉन्डर करेगा, तो ये घूमता रहेगा प्लेस टू प्लेस। ठीक है, उसके बाद मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ कि
उसके बाद अगर मैं मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ कि मिलिट्री किस तरह से ऑर्गेनाइज थी, तो मिलिट्री बहुत वेल इक्विप्ड थी, ठीक है। और जो नंद वंश के टाइम पे जो मिलिट्री थी ना, उससे 3 गुना बड़ी मिलिट्री थी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी मिलिट्री भी, और रीजन भी तो बढ़ गया था ना। नंद वंश के टाइम पे तो थोड़ा रीजन था, और अब अगर रीजन बढ़ जाएगा तो मिलिट्री में रिक्रूटमेंट भी तो बढ़ानी पड़ेगी। मिलिट्री के 4 विंग्स थे, एक इन्फेंट्री के हैंडल करने वाला, कैवलरी, एलिफेंट्स और चैरियट्स, ठीक है। अर्थशास्त्र में इनफैक्ट कैमल्स को भी यूज़ किया गया है एज कॉप्स। कैमल्स के बारे में बात लिखी है, कॉप्स के बारे में, पुलिस भी आ गई थी, पुलिस सिस्टम वॉज ऑल्सो डेवलप्ड। अच्छा, मॉडर्न इकोनॉमी के बारे में अगर मैं बात करूँ कि मौर्य में इकोनॉमी कैसे चलती थी, तो हमने देखा लैंड रेवेन्यू, फॉरेस्ट रेवेन्यू और कई अलग अलग तरह के रेवेन्यू दे यूज टू कलेक्ट, है ना। इसके अलावा लैंड जो थी वो 2 तरह की थी। एक ऐसी जो राजकीय भूमि थी, जो स्टेट लैंड थी, जिसके ऊपर सिर्फ फार्मर आता था और कल्टीवेट करता था, तो वो ऐसी लैंड को क्या बोलते थे? सीता। प्लीज इसको याद कर लेना। तो सीता क्या थी? ऐसी लैंड जो कि राजकीय भूमि थी, जो स्टेट की लैंड थी। अगर इस लैंड पे फार्मर अपना सीड और अपने फार्मिंग टूल को यूज करके कुछ ग्रो करेगा, तो उसको ये अलाउड था कि वो 1/3 से 1/4 जो भी प्रोड्यूस है वो अपने पास रख सकता है। यही इसी के अलावा निजी भूमि, मतलब अपनी प्राइवेट भूमि, जो निजी भूमि थी, उसको ये लोग क्या कहते हैं? भाग। इसको भी याद कर लेना, उसको क्या कहेंगे? भाग। ऐसे लैंड पे ग्रो करने वाले फार्मर्स को दे हैड टू पे 1/4 और 1/6 ऑफ द टैक्स। तो ये भाग क्या होगा? 1/4 ऑफ द 1/6 ऑफ द टैक्स को वो देना होगा स्टेट को। टैक्स कैश और काइंड दोनों में कलेक्ट होता था, मतलब या तो आप कैश दे दो या फिर जो उगा रहे हो उसमें से कुछ हिस्सा उनको दे दो। टैक्स इवेजन के लिए डेथ पेनल्टी, ये आपको अर्थशास्त्र में और इनफैक्ट मेगास्थनीज की भी बुक में, मेगास्थनीज की बुक इंडिका, उसमें भी देखने को मिलेगा। राजुका जो थे वो मेजर करेंगे लैंड को और देखेंगे कि लैंड कितनी है, क्योंकि उसी के हिसाब से तो वो डिसाइड करेंगे ना रेवेन्यू, टैक्स कितना कलेक्ट करना है, लैंड टैक्स कितना होगा। टैक्स फ्री विलेजेस भी थे, कुछ टैक्स फ्री विलेज थे, जैसे परिहारक, प्लीज इसको याद कर लेना। टैक्स फ्री विलेज परिहारक एंड टैक्स फ्री लैंड परिहार या फिर उद्वलिक। इसके अलावा कुछ इमरजेंसी टैक्स भी थे, जैसे जिसको कहते हैं प्रणय टैक्स। इमरजेंसी टैक्स जैसे मान लो अभी कोविड आया, अब सबको वैक्सीन देनी है। अब हो सकता है कि हर कोई वैक्सीन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो सरकार को क्या करना था? सबको वैक्सीन देने के लिए सरकार ने टैक्स लगा दिया अमीरों पे। तो ऐसे इमरजेंसी टैक्स जो कि अचानक से लगाए जा रहे थे, इनको कहते थे प्रणय टैक्स। तो इमरजेंसी टैक्स का भी कॉन्सेप्ट उस टाइम पे था। एक चीज याद रखना, ये परिहारक, उद्वलिक, परिहार, प्लीज इनको एक बार जरूर याद करने की कोशिश कीजिएगा, पेपर में आ सकता है। ऐसे कौन कौन थे जो कि एग्जेम्प्टेड थे टैक्स से? तो ब्राह्मण, स्टूडेंट, विमेन, ब्लाइंड, डेफ, इसके बारे में हमने देखा, मेगास्थनीज ने लिखा हुआ है और अर्थशास्त्र में भी इनका लिखा हुआ है। ऑफिसर जो थे उनको कैश में पेमेंट होती थी, पन्नास, कैश को पन्नास बोल रहे थे। स्टेट की मोनोपोली थी कुछ चीज़ों पे, जैसे इंडिया में इस वक्त देखो तो मोनोपोली जो स्टेट की मोनोपोली है वो किस पे? एटॉमिक एनर्जी पे, है ना। और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में तो अब हालांकि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करने लग गए हैं। तो उस टाइम पे स्टेट की मोनोपोली किस में थी? माइनिंग में, ठीक है, फॉरेस्ट में, सॉल्ट, सेल ऑफ लिकर, आर्मी, आर्म्स और मेटलर्जी। मतलब ये सब चीज़ें कौन करेगा? स्टेट के थ्रू ही होंगी, कोई निजी या फिर कोई प्राइवेट प्लेयर इसके अंदर नहीं आ सकता। उसके बाद आप नेक्स्ट देखो एग्रीकल्चर के बारे में। हमने 2 बात तो कर ली, एक एग्रीकल्चर लैंड को बोलते हैं सती, जो कि स्टेट ऑन होगी, और एक बोलेंगे भाग, जो कि प्राइवेट ऑन होगी। इसके अलावा मेगास्थनीज, कौटिल्य ने मेंशन करी है कि एक साल में 3 क्रॉप्स उगाई जाती थी, पर मेगास्थनीज उसी टाइम पे मेंशन करेंगे कि नहीं, एक साल में 2 क्रॉप्स। तो मे भी हो सकता है कौटिल्य अलग रीजन की बात कर रहे हो और रीजन इतना बड़ा था तो कहीं कहीं 2 भी उगा रहे होंगे, है ना। उसके बाद आप देखो इकोनॉमी ऑफ द स्टेट एग्रीकल्चरल थी, एनिमल हस्बेंड्री भी प्रैक्टिस कर रहे थे और ट्रेड भी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इन सबको मिला के क्या बोलते हैं? वर्त। इंडस्ट्रीज की बात करूं तो स्पिनिंग, वीविंग, मेटलर्जी, ये सारी इंडस्ट्री थी। इनको सिल्क क्लॉथ के बारे में पता था क्योंकि अर्थशास्त्र में लिखा है। अर्थशास्त्र में इनफैक्ट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स के बारे में भी लिखा है, जैसे मदुरा, अपरंत, कलिंग, काशी, वत्स, महिष्मती। तो ये सब में कॉटन रियर हो रहा था, कॉटन टेक्सटाइल के सेंटर थे ये लोग। उसके बाद वूल के बारे में भी लिखा है। इंडिजिनस इंडस्ट्रीज खूब सारी थी और सबसे कॉस्टली लिखा है कि वो सिल्क क्लॉथ था। कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो रोड्स और पोर्ट्स वर द मेन कम्युनिकेशन सेंटर। जैसे उत्तरापथ, ये एक रोड बनाई थी पुरुषपुर से ताम्रलिप्ति तक। तो ये रोड को ही आप देखोगे शेर शाह सूरी फर्दर डेवलप करेगा बाद में और बोलेगा सदक इजाम,
क्या बोलेगा, सदक इज़ाम। और यही जब ब्रिटिशर्स आएंगे लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे, तो इसका नाम बदल के क्या रख देंगे, आज की ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। पर इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो इनिशियली छोटी छोटी कंस्ट्रक्शन किसने शुरू करी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद दक्षिणापथ, इसी तरह से ऐसे ही 4 रोड्स और है। तो मतलब ये 4 मेनली ये 4 रोड्स रहेंगी। उसके बाद पोर्ट्स भी देखो तो सिंध में एक पोर्ट था बरबैकरम, उसके बाद भरूच में एक पोर्ट था सोपरा में। और अगर आप ईस्ट की तरफ चले जाओगे ईस्टर्न साइड पे तो ताम्रलिप्ति एक पोर्ट है। तो आप देखोगे कि ये कई सारे पोर्ट की कंस्ट्रक्शन भी वहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट देखेगी फॉर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। उसके बाद कौटिल्य, ये सारी ही चीज़ें कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में मेंशन करी हैं। कौटिल्य ने ये तक मेंशन किया है कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ भी लगती थी 10%। तो मतलब कोई भी चीज़ अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई बाहर से कंट्री से आ रहा है, तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे विच इज़ 10%। कॉइन्स के बारे में बात करूँ तो अर्थशास्त्र में कॉइन्स को रूप बोला गया है। अगर वो गोल्ड के कॉइन्स है तो उसको निक्ष या फिर स्वर्ण बोला है। स्वर्ण अध्यक्ष गोल्ड का मिनिस्टर भी है ना, स्वर्ण इज गोल्ड। उसके बाद धारण या फिर पन या फिर कर्षपन, दिस इज सिल्वर। ऐसे ही कॉपर को ककीनी या फिर मश्क नाम दिया है। स्टेट की जो मिंटिंग फैक्ट्रीज है, स्टेट के अंदर अपनी कॉइन की मिंटिंग फैक्ट्री है, उसका हेड कौन होगा, लक्षण्याध्यक्ष। उसके बाद रूप दर्शक, ये कौन होगा, एग्जामिनर ऑफ द कॉइन्स, की भाई रूप कैसा है, कॉइन जो निकल के आए हैं वो सही है कि नहीं है। इकोनॉमिक मंथ, जैसे आज के टाइम पे हम मार्च में शुरू करते हैं ना, नया साल मार्च में शुरू करते हैं, इकोनॉमिक ईयर जिसको हम कहते हैं, ये उस टाइम पे जुलाई में शुरू करेंगे। और दिस वाज द टाइम जब आपको पंच्ड मार्क कॉइन्स मिलेंगे। ये किस चीज़ को पंच मार्क करेंगे, ट्रीज की फिगर को, एनिमल्स की फिगर्स को पंच मार्क करते हैं ना, ऐसे उसके ऊपर कुछ मार्किंग्स होंगी। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न सिस्टम में वर्ण सिस्टम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वर्ण सिस्टम किस तरह से था, तो वर्ण सिस्टम कम्प्लीटली डेवलप हो चुका था। वर्क जो था इंसान अपने वर्ण के हिसाब से ही कर रहा था। मतलब कोई शूद्र है तो उसी तरह का काम कर रहा है, कोई वैश्य है तो जनरली वो ट्रेड ही करेगा। अपार्ट फ्रॉम द 4 वर्ण्स, अर्थशास्त्र में एक और वर्ण के बारे में लिखा है विच इज वर्ण संस्काराज सच एज निषाद, मगध, सुत, वेज, चंडाल्स। तो इस सब को कौटिल्य ने शूद्राज ही कहा है। सती सिस्टम के बारे में बोलूँ तो कौटिल्य हैज़ नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन अबाउट सती, पर स्ट्रैबो भी एक फिलोसफर ही है, उन्होंने बोला है कई जगह पे सती सिस्टम वॉज प्रेवलेंट। एक काथ ट्राइब है विच इज़ इन प्रेजेंट डे पंजाब, तो उस रीजन में उनको सती सिस्टम देखने को मिला होगा। एंटरटेनमेंट की बात करूँ तो एंटरटेनमेंट के लिए दे यूज टू हैव हंटिंग, एक्टिंग, मैजिक, ड्रामा, पेंटिंग एंड ऑल दैट स्टफ। लोग घूमने भी जाते थे, विहार यात्रा, ठीक है ना। उसके बाद प्रवाहन भी करते, तो प्रवाहन वॉज अ सोशल फंक्शन विच इंक्लूडेड अ गैदरिंग व्हेन ऑर्गेनाइज। तो जैसे बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं ना, उसी तरह का प्रवाहन। अब हम देखते हैं कि मौर्यन एम्पायर फॉल क्यों हुआ, मतलब व्हाई मौर्यन एम्पायर फेल। जब इतना सब कुछ सही चल रहा था तो फॉल क्यों हुआ। देखो, किसी भी एम्पायर को गिरने के लिए सडन फॉल तो होता नहीं है। तो अशोक के बाद जो एम्पायर है वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमने अशोक के बाद में कोई मेजर रूलर के बारे में पढ़ा भी नहीं है, क्योंकि शायद कोई इंपॉर्टेंट रहा ही नहीं। अशोक की जो पीसफुल पॉलिसी थी, जो धम्म घोष की पॉलिसी थी, उससे फिर एक टाइम के बाद लोग डरना बंद कर देंगे ना। किंग बहुत ज़्यादा आगे लड़ाई नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, शांत हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली वो नहीं लड़ेंगे तो कोई और आके लड़ देगा। उसके बाद फॉरेन इन्वेजन्स बढ़ जाएंगी, ट्रेड रूट्स के थ्रू इन्वेजन के रूट्स भी तो खुल रहे थे ना। सबको समझ में आ रहा था कि अरे हाँ, यहाँ से भी जाके इन्वेड किया जा सकता है। अशोक की आने वाली जो जनरेशन होगी वो काफ़ी वीक होगी, सक्सेसर वीक होंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। और इसके बाद आप देखो इंडिपेंडेंस जो होगी, इंडिपेंडेंस ऑफ द प्रोविंसेस। जैसे मैंने आपको बताया ना, एक राज्य है, उसके अंदर प्रदेश है, फिर उसके अंदर प्रदेशिकाज है। तो जब ये प्रदेश के ऊपर आप अलग अलग गवर्नर बैठा दोगे तो कोई ना कोई गवर्नर तो बहुत समझदार होगा जो अपना खुद का एक राज्य बनाने की कोशिश करेगा, है ना। उसके बाद है पार्टीशन ऑफ द एम्पायर। आप देखोगे एम्पायर को अशोक के सन ही थोड़ा थोड़ा पार्टीशन करते थे। तो इसके बारे में पता चलता है राज तरंगिनी से, विच इज़ अ बुक रिटन बाय कलहन। प्लीज़ इसको याद करना, ये आर्ट एंड कल्चर में भी इंपॉर्टेंट है। तो राज तरंगिनी क्या है, अ बुक रिटन बाय कलहन। इसके बाद नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की तरफ थोड़ा सा नेग्लिजेंस होगा, वहाँ कोई स्ट्रॉन्ग राजा नहीं होगा। तो आप देखोगे वहाँ पे एब्सेंस ऑफ द बाउंड्री स्ट्रक्चर सच एज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो जैसे चाइना ने वहाँ पे ग्रेट वॉल बना ली थी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना ली थी, एक बॉर्डर टाइप का, वैसे आप देखोगे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पे वैसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, एक
यहाँ पे आते आते हमारा महाजनपद खत्म होता है। अब जब हम कल मिलेंगे तो वी विल टॉक अबाउट पोस्ट मौर्य, मौर्य के बाद जैसे शुंग डायनेस्टी आएगी, जस्ट आफ्टर मौर्य एक नई डायनेस्टी निकल के आएगी विच इज शुंग डायनेस्टी। उसके राजा होंगे पुष्यमित्र शुंग, पर ये हम कल बात करेंगे। एक चीज़ रह गई है, अशोक ने ना बहुत सारी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करवाई थी, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है जिसको बोलते हैं भेषज। भेषज बेसिकली हॉस्पिटल्स को डिनोट करता है, प्लीज़ इसको याद कर लेना। भेषज किसको डिनोट करता है? हॉस्पिटल्स को। इसके बाद कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की भी कंस्ट्रक्शन हुई थी ड्यूरिंग हिज टाइम्स। आई गेस इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट तो नहीं बचता है। हालांकि मॉडर्न एम्पायर का कुछ आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स। वैसे तो मैंने कोशिश करी है कि जो भी बुक इंपॉर्टेंट है मैंने उसके बारे में यही लिख दिया है, बट स्टिल अगर कोई एक आधी बुक रह गई होगी तो हम उसके बारे में आर्ट एंड कल्चर में दोबारा विजिट करेंगे। इसके अलावा जैसे सीताध्यक्ष, लवणाध्यक्ष, इन सब के बारे में मैं जो बात करी है प्लीज़ उसको एक बार याद कर लेना। ये जो एडिक्ट वाला जो मैप है जिसमें रॉक एडिक्ट और इन सब के बारे में लिखा है, प्लीज़ इनको एक बार ज़रूर देख लेना, इनको याद करने की कोशिश करना। इनके रीजन, इनका कौन सा स्टेट है जहाँ पे ये है, तो एक तो ये देख लेना। उसके बाद आई गेस इतना बहुत होगा। हम अब दोबारा मिलेंगे कल, और जब हम कल मिलेंगे तो हम वील टॉक अबाउट पोस्ट मौर्य। पोस्ट मौर्य में हम शुरू करेंगे शुंग डायनेस्टी से, और एक बार हम मैप को भी देखेंगे कि जब अशोक के टाइम के बाद जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो किस तरह से दिखने लगा था, मतलब कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सी डायनेस्टीज आ गई थी। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलते हैं, और प्लीज़ अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।